हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू टी स्टैक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। आपको अच्छे से याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट किया था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था इंडिया में वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसा था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद कैसा हो गया। ठीक है, वैसे ही सेम आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, कॉलोनियल गवर्नमेंट के आने से पहले कैसा था, और जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए तब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे अफेक्ट हुआ। ठीक है, आइएगा फिर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देके रखा है, although agriculture had dominated the Indian economy during the pre-British period, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation। बोला जा रहा है अगर हम pre-British period की बात करें, यहाँ पे प्री-ब्रिटिश पीरियड मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ठीक है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले का टाइम, उसे हम बोलते हैं प्री ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो उस टाइम की अगर हम बात करें, वैसे तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा फेमस था। जो एग्रीकल्चर था उसी में सभी लोग लगे हुए थे। इंडिया के अधिकतर लोग, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन किसमें इन्वॉल्व थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व थी। लेकिन जो इंडिया है वो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए भी वर्ल्ड वाइड फेमस था। कौन सी इंडस्ट्रीज? वो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जहां पे हैंडमेड गुड्स बनते थे। तो ये जो गुड्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस थे, उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन थी। ठीक है, आया समझ में? इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो इंडिया है वो किसके लिए जानी जाती थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए जानी जाती थी। ठीक है, like agriculture, India could not develop a sound industrial base under the British rule। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि ब्रिटिश रूल के आते ही एग्रीकल्चर फील्ड जो है, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। वैसे ही बोला जा रहा है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो भी ब्रिटिशर्स के आने के बाद पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, The poor state of industrial sector during the British rule is illustrated in the following points। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्यारा सा चार्ट देके रखा हुआ है। यहाँ पर हमें रीजंस देके रखे हैं कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया और क्या क्या फैक्टर्स थे जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर डेक्लाइन होने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज घट रही हैं। और यहाँ पे बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात हो रही है जो कि बहुत ज्यादा फेमस थी उस टाइम पे इंडिया में। ठीक है, आया समझ में? तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है ना वो डेक्लाइन होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे, अभी ऊपर से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जैसे कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कम होने लगी तो उसका नेगेटिव एडवर्स इफेक्ट होने लगा, मतलब नेगेटिव इफेक्ट होने लगा हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जो मशीनरी टूल्स बनाती हैं, जो कि मशीनरी टूल्स बनाती हैं, जो कि हमें आगे हेल्प करता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने पर। ठीक है, आया समझ में? तो उसमें भी क्या थी? कमी थी, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं थे जो मशीनरी टूल्स बना के हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ये भी एक रीजन था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा अफेक्ट हो रहा था। ठीक है, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोला जा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था जीडीपी में। जीडीपी क्या होता है? वैसे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको अच्छे से समझाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा ऊपर से पढ़ लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद पॉइंट आता है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर था उसका बहुत ही कम रोल था हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर मतलब, पब्लिक सेक्टर को हम स्टेट सेक्टर भी बोलते हैं।
अब स्टेट सेक्टर का मतलब ये मत समझ लेना कि मध्य प्रदेश जो है वो भोपाल का स्टेट है तो वो स्टेट सेक्टर कहलाया जाएगा, नहीं। यहाँ पे स्टेट सेक्टर मतलब स्टेट बोला जा रहा है हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है, आया समझ में। तो बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट का रोल था ना वो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत कम था, इंडस्ट्रीज के मामले में बहुत कम था, कोई दिलचस्पी नहीं थी उन्हें हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, आया समझ में। तो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं, लेकिन इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन handicraft industries and no modern industrial base was allowed to come up। क्या बोला जा रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना दिमाग लगा के सिस्टमैटिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया और कोई भी नई इंडस्ट्री और या फिर मॉडर्न इंडस्ट्री को वो आगे नहीं आने दे रहे थे, ठीक है, आया समझ में। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड। अब बोला जा रहा है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को या इंडिया की और भी इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना चालू किया। तो उसके दो कारण थे, वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उसके दो कारण थे जिसे हम बोलते हैं टू फोल्ड, ठीक है। पहला रीजन क्या है, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटिशर चाहते थे इंडिया में अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिलता है जो कि चीप रेट में कम प्राइस में किसको मिल जाए, ब्रिटेन को मिल जाए, उनकी खुद की कंपनी को मिल जाए, ताकि वहां की इंडस्ट्रीज उसे यूज कर पाए और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना पाए, फाइनल प्रोडक्ट बना पाए, ठीक है, आया समझ में। सेकंड रीजन क्या था, टू सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। और वो चाहते थे कि जैसे ही रॉ मटेरियल ब्रिटेन के पास पहुंच रहा है तो ब्रिटेन क्या करे, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर हायर प्राइसेस में इंडिया के मार्केट में सेल करने लगे, इंडिया को बेचने लगे, ठीक है। समझिए कि 500 रुपए का रॉ मटेरियल जा रहा है किसके पास, ब्रिटेन के पास, और वहां से फाइनल प्रोडक्ट बन के कितने में आ रहा है, 5000 में। तो दोनों में ही फायदा किसका है, दोनों में ही फायदा ब्रिटेन इंडस्ट्रीज का है, ब्रिटिशर्स का है, क्योंकि क्या हो रहा था, कम रेट में लेकर जा रहे थे रॉ मटेरियल और ज्यादा रेट में इंडिया को बेच रहे थे वो फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, आया समझ में। अब यहां पर हम देख लेते हैं रीजन फॉर डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्या रीजन थे कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो कम होने लगी। द मेन रीजन फॉर डेक्लाइन ऑफ इंडियाज रेनाउंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या लेकर आ गए थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिस वजह से क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गिरने लगी, ठीक है, बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स। वही बोला जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर लिया था, एक पॉलिसी को बनाया था जिसका नाम क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, जिसमें क्या होता था, अकॉर्डिंग टू विच देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, देयर वाज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया, बट हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। क्या बोला जा रहा है कि जो रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जाते थे, ब्रिटेन कंट्री में जाते थे, उस पे कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती थी, कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, ठीक है, आया समझ में। सेकंड, फिर इस पॉलिसी में और क्या होता था, जो बाहर से ब्रिटेन से प्रोडक्ट यहाँ पे आते थे, इंडिया में आते थे, उस पे भी कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता था ब्रिटिशर, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है ये दोनों काम तो वो करते ही थे ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो तबाह हो जाए, इकोनॉमी जो है इंडिया की वो खराब हो जाए। साथ ही में उन्होंने क्या किया, उनको अच्छे से पता था जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है हमारी कंट्री की, तो उन्होंने क्या किया, जो हैंडीक्राफ्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे जब उनको बाहर जाना होता था तो उसमें भर भर के ड्यूटी लगा देते थे, हैवी ड्यूटी वाज इम्पोज्ड, भर भर के चार्जेस लगा देते थे, जिस वजह से जो सामान था उसका रेट दुगना हो जाता था, ठीक है, जो बाहर जाने का सामान था उसके प्राइसेस बढ़ जाते थे और बाहर के लोग खरीदते ही नहीं थे, इतने प्राइस में कौन खरीदेगा, ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको
और अच्छे से बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि 500 रुपए का कॉटन है, कॉटन क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है। ये जो इंडिया है वो कहां पे भेज रही है, ब्रिटेन में भेज रही है। कहां पे भेज रही है, ब्रिटेन में। तो इस 500 रुपए में कोई भी चार्जेस नहीं लगाता था ब्रिटिशर, जिस वजह से इंडिया के पास कितने रुपए आते थे, सिर्फ 500 रुपए ही आते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 500 रुपए का सामान ब्रिटेन के पास पहुंच गया तो उन्होंने उस कॉटन से क्या बनाया, कॉटन की चादरें बना ली, ठीक है। बेडशीट्स बना ली जो कि कितने की थी, 5000 की थी, ठीक है। 500 के रॉ मटेरियल से उन्होंने 5000 का फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, सामान बना लिया। फिर उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने इस 5000 की चादरों को इंडिया मार्केट में बेचना चाहा। अब इंडिया के मार्केट में बेचना चाहा तब भी कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी किसने नहीं लगाई, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी किसने नहीं लगाई, हमारे ब्रिटिशर्स ने, हमारे प्यारे ब्रिटिशर्स ने नहीं लगाई, ठीक है। प्यारे तो नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, सीरियसली मत लेना, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने ब्रिटेन से कोई भी चार्जेस नहीं लिए इन फाइनल प्रोडक्ट्स को इंडिया के मार्केट में पहुंचाने तक, ठीक है। आया समझ में। अब आप खुद सोचो, गया सामान 500 का, आया सामान 5000 का, तो इसमें फायदा किसका है, फायदा ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स का है, ठीक है। और फिर यही तक सीमित नहीं थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने और दिमाग लगाया और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे जो कि 10,000 के आ रहे हैं, ठीक है, 10,000 के आ रहे हैं और उनको बाहर भेजना है, तो उन्होंने क्या किया, इस पे चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिए। सपोज कीजिए 5000 इसमें चार्जेस लगा दिए, ठीक है। अब 10,000 में 5000 चार्जेस लगा दिए तो वो जो प्रोडक्ट्स है वो कितने के हो गए, 15,000। अब जब इतना महंगा कोई प्रोडक्ट बाहर बेचेगा तो बाहर के लोग लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो बस यही हो रहा था, इस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही ज्यादा गिरने लगी, ठीक है। आया समझ में। अब क्या बोला जा रहा है, एज अ रिजल्ट इंडियन मार्केट्स वर फुल ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन विच वर लो प्राइस्ड। इट लेड टू द डेक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज इन द एक्सपोर्ट मार्केट। मतलब आ रहा है, इसी वजह से जो इंडिया की मार्केट थी वो बर्बाद होने लगी, क्योंकि एक तरीके से वो एक्सपोर्टर बन चुकी थी। इंडिया की जो मार्केट थी, इंडिया था वो बाहर का एक्सपोर्टर बन चुका था, रॉ मटेरियल बाहर जाता था और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बन चुका था, ठीक है। जिस वजह से उनकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर जाने के लिए उनको चार्जेस लगते थे, जिस वजह से बाहर का कोई इंसान खरीदता ही नहीं था, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड फेमस थे ना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, वो भी उसमें भी गिरावट आने लगी, डेक्लाइन होने लगी, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड रीजन पे, जो कि क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। मतलब जो डेक्लाइन हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या था, ठीक है। डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। वही बोला जा रहा है, इंडियन इकोनॉमी को उसने बहुत ही गलत तरीके से अफेक्ट किया। इन द फॉलोइंग वेज, यहाँ पे क्या दे के रखा है, पहला पॉइंट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे ही इंडस्ट्रीज घटी, डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ, तो वहां के जो लोग थे उनको काम से निकाल दिया गया। जब इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो वहां के एम्प्लॉयज का क्या काम, जो वहां पे काम कर रहे हैं लोग, उनको तो निकाला जाएगा। इंडस्ट्रीज ही बंद हो रही हैं तो उनको तो ऑफकोर्स निकाला ही जाएगा। जब उनको निकाला जा रहा था उस वजह से क्या हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ठीक है। आ गया समझ में। द डेक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ मास स्केल। द डिस्प्लेस्ड आर्टिसंस वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। दिस इंक्रीज्ड द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस एंड ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही इंडस्ट्रीज घटने लगी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था तो वो बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए, पेट तो पालना ही था, तो उन्होंने क्या किया, वो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने लगे, जिस वजह से उनको अपने जीने के लिए क्या करना पड़ा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जाना पड़ा। और एग्रीकल्चरल सेक्टर आपको अच्छे से पता, ज्यादातर विलेज के लोग करते हैं, विलेज मतलब विलेजेस में जाकर करते हैं। तो अच्छा खासा जो क्राउड था वो विलेजेस में जाने लगा और वहां पे ओवर क्राउडिंग होने लगी एग्रीकल्चर में, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स।
द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कॉम्पिटिशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। क्या बोला जा रहा है कि जो फिनिश्ड गुड्स बाहर से आते थे, ब्रिटेन से आते थे ना, वो क्या थे, वो बहुत जल्दी आ जाते थे, ठीक है। जो इंडिया मेड गुड्स थे वो कहीं से कहीं तक फॉरेन के गुड्स से compete ही नहीं कर पाते थे, ठीक है, क्योंकि फॉरेन में अच्छी टेक्नोलॉजी थी, अच्छी खासी मशीनरी थी, तो जल्दी गुड्स बन के आ जाता था, ठीक है, जल्दी गुड्स बन के आता था और जल्दी पहुंच भी जाता था। और इंडिया का मार्केट हैंडमेड गुड्स बनाता था, ठीक है, कोई मशीनरी उनको पता नहीं, क्या मशीनरी से हम क्या काम कर सकते हैं, उनको कुछ नॉलेज ही नहीं थी, ना टेक्नोलॉजी थी, जिस वजह से क्या था, अगेन जो बाहर के प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में अच्छे खासे बिक रहे थे, वो भी चीप रेट पे, ठीक है। It resulted in the new demand in Indian consumer market, which was not fulfilled through locally made goods. Rather, this demand was profitably met by increasing imports of manufactured goods from Britain. क्या बोला जा रहा है, अब आप खुद सोचो, हम ही लोग हैं, अगर कुछ भी नया आता है मार्केट में तो हमें वो लेना होता है, ठीक है। आईफोन ही ले लो, आईफोन 13 रिलीज हुआ, हमें आईफोन 13 लेना था, कुछ महीने बाद आईफोन 14 हो गया, हमारा ध्यान आईफोन 14 पे आ गया, फिर कुछ महीने बाद आईफोन 15 आया तो उस पे ध्यान चला गया, फिर कुछ महीने बाद आईफोन 16 आया, उस पे ध्यान चला गया। तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे कुछ नया आ रहा है मार्केट में तो हमारी डिमांड उस पर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। वैसे ही कुछ हाल हमारे इंडिया के लोगों का था। अब उनका भी दिमाग जो था वो किस पे आ चुका था, दिल और दिमाग दोनों ही ब्रिटिशर्स के द्वारा मतलब ब्रिटेन से आने वाले गुड्स पर जा रहा था, ठीक है। आया समझ में, क्योंकि जैसे ही वो कुछ सामान मांग रहे थे तुरंत उनके पास आ जा रहा था, ठीक है, जैसे ही मांग रहे थे सामान तुरंत आ रहा था। अगर इंडिया के लोगों को 1000 शर्ट्स चाहिए थी, ठीक है, इंडिया के लोगों को 1000 शर्ट्स चाहिए, तो इंडिया के लोग जो है वो 4 महीने में बनाकर दे रहे थे ये 1000 शर्ट्स, क्योंकि अगेन मशीनरी नहीं थी। लेकिन वहीं पर जो फॉरेन के लोग हैं, जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है, वो काम 4 दिनों में करके दे रही थी, क्योंकि उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी, मशीनरी थी, ठीक है। तो डिमांड जहां से मेट होगी लोग उसी की तरफ भागेंगे, ठीक है। आया समझ में। चलिए, आज के टाइम पे आप नोकिया यूज करोगे, नहीं करोगे ना, जिसकी डिमांड है वही चाहोगे, है ना, जो जल्दी मिल रहा है वही चाहोगे, जो अच्छे तरीके से काम करके दे रहा है, अच्छी क्वालिटी जिसमें है, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी फीचर्स जिसमें है, उसी पर शिफ्ट होगे। तो बस वही हाल था इंडिया के लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या देके रखा है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अगेन मशीनरी टूल्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत कम थी, जिस वजह से इंडिया डेवलप ही नहीं हो पा रही थी। मशीनरी टूल्स होते तो वो आसानी से प्रोडक्ट्स बना पाते, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में ट्रांसफर कर पाते, कन्वर्ट कर पाते, वो भी इजीली, टाइम से, जैसे कि ब्रिटेन के लोग करके दे रहे थे, क्योंकि उनके पास कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी, मशीनरी थी, मतलब हर तरीके से वो मशीन का यूज करके, मशीनरी टूल्स का यूज करके प्रोडक्ट बना के दे रहे थे, वो भी कम टाइम पे। लेकिन ये काम कौन नहीं कर पा रहा था, इंडिया के लोग, इंडिया की इंडस्ट्री नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, ठीक है। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज रिफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजम्पशन। यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का मतलब बताया हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है, तीसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की कमी थी इंडिया में, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। बोला जा रहा है जब ब्रिटिश रूल था हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में, तब कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री इंडिया में थी ही नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मतलब इंडस्ट्रीज जो है वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं बना पा रही थी, है ना। चलिए देन उसके बाद British rulers did not pay any attention for their promotion as they always wanted Indian to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments। बोला जा रहा है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी नहीं, इस वजह से वैसे ही इंडिया की इकोनॉमी पिछड़ रही थी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो ध्यान भी नहीं देते थे कि इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आ जाए, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया में कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बने। क्यों ऐसा? क्योंकि वो चाहते थे ब्रिटेन से ही सामान आता रहे, इंडिया के लोग ब्रिटेन पर ही निर्भर रहे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोग ग्रो करें, इंडिया ग्रो करे, ठीक है। आया समझ में। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबसे पहले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं जो कि पूरे साल में बनते हैं। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक आउटपुट्स, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में तैयार होते हैं, वो भी हमारी कंट्री में, इंडिया में, उसे हम कहां पे मेजर करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल। बोला जा रहा है इंडिया में जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर थे, न्यू इंडस्ट्रीज थी, उनका कंट्रीब्यूशन जो था वो बहुत ही ज्यादा कम था। सबसे पहले तो जो न्यू इंडस्ट्रीज थी उसकी ग्रोथ रेट ही बहुत कम थी एंड उनका कंट्रीब्यूशन उससे भी ज्यादा कम था जीडीपी में। मतलब वो ज्यादा आउटपुट क्रिएट ही नहीं कर पाती थी, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना ही नहीं पाती थी, ठीक है, क्योंकि अगेन मशीनरी नहीं थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बोला जा रहा है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्या बोला जा रहा है, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का इंडिया में बहुत ही लिमिटेड रोल था, ना के बराबर रोल था। मतलब जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती थी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। आया समझ में। The limited area of operation of the public sector was also a significant reason for drawback of the industrial sector. मतलब जो limited role public sector government perform करती थी ना हमारी इंडस्ट्रीज के लिए, वो एक कारण बना जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर कम होने लगा, ठीक है। आया समझ में। क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उनका ध्यान किस पे था, सिर्फ रेलवेज पे, पावर जनरेशन पे, कम्युनिकेशन पे, पोर्ट्स पे, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पे, मतलब डिपार्टमेंट्स वगैरह, ऑफिसेज वगैरह हो गए, ठीक है। उनका ध्यान सिर्फ इन्हीं चीजों पे था। उनका ध्यान बिल्कुल नहीं था कि इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो इंडिया की, ठीक है, उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। क्योंकि पब्लिक सेक्टर उस टाइम पे कौन था, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कौन थी, ऑफ कोर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट थी। तो वो कहां से ध्यान देगी कि इंडिया की इकोनॉमी बढ़े, इंडस्ट्रीज बढ़े, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज बने। उनका ध्यान तो सिर्फ अपने फायदे में था कि रेलवेज आ जाए, पावर जनरेशन हो जाए, कम्युनिकेशन आ जाए, पोर्ट्स बन जाए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बन जाए, ठीक है। सिर्फ अपने फायदे का ही सोचती थी पब्लिक सेक्टर, ठीक है। Finally, it can be concluded that India remained backward in the industrial sector during the British rule. तो इन सब रीजंस की वजह से, इन पांचों पॉइंट्स की वजह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि ब्रिटिश रूल में, जब ब्रिटिश रूल था, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज क्यों घट रही थी, ठीक है। आ गया समझ में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर हमने पढ़ लिया है पहले ही, और ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट भी करके जाना है। आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है, एंड देन फिर क्या करना है, फॉरवर्ड कर देना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छे से इस लेक्चर को देख पाए। आगे भी वीडियोस आएंगी, रुकेंगी नहीं। इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, और मेरे साथ जुड़े रहना होगा इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।